रंगों से भरे माह मार्च 2025 में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और सबसे पहले आपको इस बात की बधाई कि जो अभी तक हमारे कर्क राशि के जातकों के ऊपर शनि की ढैया चल रही थी, 28 फरवरी को वो इस ढैया से मुक्ति पा चुके हैं। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशा की सफलता प्रदान करें। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, जो मैंने कहा कि 28 फरवरी को आपकी ढैया का समापन हो गया, क्योंकि 28 फरवरी 2025 को शनि महाराज अस्त स्थिति में आ गए। जब भी कोई प्लेनेट अस्त स्थिति में होता है तो वो प्रभावहीन हो जाता है, ठीक है। और जैसा कि आपकी ढैया का समापन 29 मार्च को होने वाला था, लेकिन ये आपके लिए एक ऊपर विधाता का आशीर्वाद है कि उसने 28 फरवरी को ही आपको इस पीड़ा से मुक्ति दे दी। मैंने कहा कि रंगों भरा माह है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों। कुछ भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। जिंदगी में जितने भी रंग होते हैं ना दोस्तों, ज्यादातर मिथ्या होते हैं। याद रखने योग्य जो रंग हैं वो सिर्फ दो ही रंग होते हैं, एक सफेद और दूसरा काला, स्याह पक्ष। उसमें भी जो सही रंग होता है ना, वो काला रंग होता है। काला रंग हमारे दुख का, हमारे पीड़ा का, हमारे अवसाद को प्रदर्शित करता है। सफेद रंग हम तब देख पाते हैं जबकि वो परावर्तित होता है, ठीक है। क्योंकि सूर्य तो ब्रह्मांड में चमकता है, नीला आकाश हमें दिखाई देता है, लेकिन नीले आकाश के ऊपर जब हम निकलते हैं तो सूर्य की मौजूदगी के पश्चात भी वहां पर एक अंधकार होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, ठीक है। तो ये एक अत्यंत याद रखने वाली बात है कि जिंदगी में रंग चाहे जितने हो, मूल तत्व एक ही है, ठीक है। और उस मूल तत्व को समझना ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कारण होता है। ये बात सही है कि आपकी ढैया का तो समापन हो गया, लेकिन फिर भी अभी 2.5 माह क्रिटिकल हैं, 2.5 माह अभी संघर्ष वाले हैं, 2.5 माह आपको सावधानियां बरतनी है। आगे बढ़ने से पहले कि मार्च 2025 में आपको किस तरह से लाभ हो सकता है या किस तरीके से ये आपके लिए आपको कहाँ ध्यान रखना चाहिए, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि मार्च माह में आप लाभ को थोड़ा सा एक तरफा कर दीजिए। विशेष जो आपको ध्यान देना है वो आपको इस बात पर देना है कि सावधानी कहाँ बरतनी चाहिए। देखिए, माह 2025 का मार्च माह जो है ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन वाला है, क्योंकि इस माह में जो षड्ग्रही योग बन रहा है वो हमारे कर्क राशि के जातकों की पत्रिका में उनके भाग्य भाव में जाकर बन रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक बार वर्तमान स्थिति में जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन आपकी पत्रिका में बना हुआ है उस पर एक निगाह डाल लेते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये जो 4 का अंक लिखा हुआ है ये आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न को सूचित करता है। ये आपका द्वितीय भाव खाली है। तृतीय भाव में बुध की कन्या राशि आती है, जहां पर वर्तमान परिस्थितियों में इस समय केतु महाराज का गोचर हो रहा है। आपकी पत्रिका का जो अष्टम भाव है वहां पर सूर्य और शनि बैठे हुए हैं। आज 28 फरवरी तक यहां पर सूर्य और बुध का बुधादित्य नामक योग भी था, जो कि बुध अब आपके 9th हाउस में गोचर कर गए हैं। 9th हाउस में राहु शनि के साथ, राहु शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं। शुक्र मीन राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं, वहीं बुध जो है वो मीन राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपकी पत्रिका के एकादश भाव में गोचरस्थ हैं। देखा जाए तो ये गुरु के हिसाब से बहुत फेवरेबल कंडीशन नहीं है, क्योंकि एक
डिवाइन प्लैनेट है, आध्यात्मिकता से रिलेटेड बातें करता है, आध्यात्मिकता का आपको ज्ञान देता है, प्लेटफॉर्म देता है। दूसरा मटेरियलिस्टिक है, शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य के देवता हैं। और तो ऐसे घर में जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा अपने आप को। मार्स मंगल देव जो कि आपकी पत्रिका में आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और वर्तमान परिस्थितियों में वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में आ चुके हैं। ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना दोस्तों, ये विशेषकर 14 मार्च से विशेष ध्यान देने वाली स्थितियां होंगी। देखिए बुध यहाँ नीच के हैं और नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं, राहु के साथ में बैठे हुए हैं। समस्याएं जो शुरू होंगी ना वो 14 मार्च से शुरू होंगी। 14 मार्च को सूर्य जो है, ये सूर्य आपकी पत्रिका के अष्टम भाव को छोड़कर, देखिए सूर्य के हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है कि जो सूर्य अभी तक आपके अष्टम भाव में पड़े हुए थे, ये यहाँ से अष्टम भाव से निकलेंगे और आपकी पत्रिका के नवम भाव में गोचर करेंगे। गुरु की राशि है मीन राशि, सूर्य का पहुंचना बहुत अच्छी बात है। शनि जो कि 28 फरवरी को अस्त अवस्था में आ चुके हैं, ये यहाँ पर 29 मार्च को अस्त अवस्था में ही गोचरस्थ होंगे। तो यहाँ पर शनि भी आ जाएंगे। कब? 29 मार्च को। यहीं पर आपके चंद्रमा भी होंगे, ठीक है। यहां से थोड़ी समस्या आनी शुरू होगी। देखिए यहां पर जो आपका भाग्य भाव है, यहां पर शनि राहु का श्रापित दोष बन रहा है। सूर्य का ग्रहण भी आपकी पत्रिका में आपके भाग्य भाव में लगेगा, चंद्र का ग्रहण भी आपकी पत्रिका में आपके भाग्य भाव में लगेगा, शनि अमावस्या भी आपके भाग्य भाव में ही बन रही है। इसके साथ ही साथ गुरु चांडाल दोष, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 16 फरवरी को नक्षत्र आधारित गुरु चांडाल दोष की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। तो यहां पर अब ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन तो है और इसे कोई बदल नहीं सकता। यहां पर वो सभी जातक, देखिए ये ऐसा कॉम्बिनेशन, ये जो श्रापित दोष है, ये पहली बार नहीं बन रहा है, ये पहले भी बन चुका है। तो जिन लोगों की पत्रिका में शनि राहु का श्रापित दोष ऑलरेडी बना हुआ है, अब वो उनकी पत्रिका में किसी भी भाव में बना हो सकता है, ठीक है। कर्क राशि के जातक अथवा जातिकाओं की पत्रिका में वो उस समय के किसी भी भाव में बना हो सकता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो श्रापित दोष है, जिनकी भी पत्रिका में ऑलरेडी बना हुआ है, उनको हेल्थ इश्यूज देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो मेजर प्रॉब्लम आएगी उन लोगों को आएगी जिनकी पत्रिका में ऑलरेडी ये दोष बना हुआ है। आपको अपनी हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस रहना है, आपको अपने डॉक्टर के साथ में, देखिए 14 मई 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक का ये जो पीरियड है ना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्क राशि वालों के लिए है, ये वर्ल्ड वाइड लेवल पर क्रिटिकल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, आप देखिए कि इस 9 ग्रही जो हमारा ये जो 9 ग्रहों का जो एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में से सिर्फ 3 ग्रह बाहर हैं, ठीक है। आपके गुरुदेव बृहस्पति बाहर हैं, मंगल देव बाहर हैं और केतु देव बाहर हैं। आप जानते हैं कि सभी प्लैनेट्स के पास में एक दृष्टि कॉमन होती है, सप्तम दृष्टि। बाकी तो गुरु के पास में, मंगल के पास में, शनि के पास में, इनके पास में अलग अलग दृष्टियां भी दी गई हैं, 5वीं 7वीं 9वीं 10वीं 4थी 8वीं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है कि 7वीं दृष्टि सबके पास में कॉमन है। अब ये जो षडग्रही जो यहाँ पर योग बन रहा है, ये सभी प्लैनेट आपके अपनी सप्तम दृष्टि से ये आपके केतु को देख रहे हैं, ठीक है। गुरु अपनी पंचम दृष्टि से आपके केतु को देख रहे हैं। साथ ही साथ में मंगल की चौथी दृष्टि खराब होती है। जहां भी मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है और वहां पर यदि वहां केतु बैठा हो तो एक ये विघटनकारी होती है, विध्वंसात्मक जिसे दृष्टि कहा जाए। मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन अगर चौथी दृष्टि में बन जाए तो ये बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके केतु महाराज पर पड़ रही है, ठीक है। तो आप जानते हैं
केतु किस चीज का प्लेनेट है? केतु अबॉन्डेंस है, केतु डिटैचमेंट है, केतु कहना चाहिए कि एक एकात्म है ना। और डिटैचमेंट के तौर पर यदि देखा जाए तो ये सारे प्लैनेट्स जो केतु को देख रहे हैं ना, और केतु भी अपनी सप्तम दृष्टि से इन सभी प्लैनेट्स को, ये जो आपके 6 घरों में बैठे हुए हैं, वैसे केतु को भी कुछ शास्त्र जो है 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि प्रदान करते हैं। अगर हम वो पूरी दृष्टियां काउंट कर लें तो केतु महाराज अपनी हर दृष्टि से इन तीनों प्लैनेट्स को भी देख रहे हैं। ये समस्या एक वर्ल्ड वाइड लेवल पर होने वाली है। देखिए, यहाँ जो आपको सावधानी बरतनी है, जो मुख्य सावधानी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो पीरियड चलेगा, इस पीरियड में बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे, बहुत सारी डिलीवरीज होंगी। अब जो नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है उनको तो नहीं रोका जा सकता है ना, लेकिन जो डिलीवरी ऑपरेशन से होने वाली हैं उनको हम कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। कोई भी ऐसा, देखिए, जब राहु और शनि की डिग्रीज बिल्कुल आसपास होंगी ना, जब ये एक दूसरे के सामने से गोचरस्थ होंगे, उस समय जो कंडीशन बनेगी वो बहुत क्रिटिकल होगी। और मैं बड़े कठोर शब्दों में कहना चाहूँगा आप सभी से कि इस योग में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो जीवन भर बहुत सारी समस्याओं को फेस करेंगे। तो यदि बच्चा ऑपरेशन से होने वाला है, यदि आपके यहाँ जो बेबी डिलीवर होने वाला है, उस समय को, उस पीरियड को बचा के चलिएगा जबकि राहु और शनि की डिग्रीज जो है वो बिल्कुल नज़दीक की हों। ठीक है। दूसरी सावधानी हमें क्या बरतनी चाहिए? दूसरी सावधानी ये कि हमारे वो सभी माता बहनें जो कि संतान सुख की इच्छुक हैं, ठीक है, उन्हें इस समय कंसीव करने से बचना चाहिए। देखिए, डिलीवरी तो नहीं रोकी जा सकती, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो वो तो होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन हम कंसीव करने से बच सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की कई विधाएं ये कहती हैं कि जब संतान का जन्म होता है उस समय से ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत होती है। वहीं कई विधाएं यह भी कहती हैं कि जिस समय माँ कंसीव करती है उस समय से ही ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत हो जाती है। 14 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक का वो पीरियड रहेगा, जबकि मैं अपने बहनों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस दौरान यदि वो कंसीव करने से बच सकती हैं तो उन्हें जरूर बचना चाहिए, क्योंकि हम अगली आने वाली संतति को बहुत सारी समस्याओं से बचा सकते हैं। अन्यथा क्या है ना कि लाइफ बड़ी टिपिकल हो जाएगी। ये जिनकी पत्री में ये दोष बने हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्हें जीवन में किस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, शनि अमावस्या, गुरु चांडाल दोष, ठीक है, वहीं शनि राहु का श्रापित दोष, ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा गंभीर परिस्थितियां हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा, फायदा भी होगा। मार्च में जो है ये सूर्य आपके, जो कि आपके द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव में आकर बैठ जाएंगे। निसंदेह तौर पर राहु से ग्रसित रहेंगे, ये बात ठीक है। जैसे ही इनकी डिग्रीज राहु की डिग्री से आगे निकलेंगी, ये अपना असर दिखाना शुरू करेंगे। आपको धन के क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य आपकी पत्रिका में धन भाव के स्वामी होते हैं, भाग्य भाव में आकर बैठे हुए हैं। भाग्य की तरफ से आपको सहयोग प्राप्त होगा। ठीक है, शुक्र जो कि आपकी पत्रिका में एक तो लाभ भाव के स्वामी होते हैं, दूसरे आपके भूमि भवन वाहन माता के सुख के चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, उच्च की स्थिति में बैठे हुए हैं, राहु महाराज के साथ में बैठे हुए हैं। आपकी आकांक्षाएं, आपकी अभिलाषाएं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यही थोड़ा सा डिसीजन आपको लेना होगा कि क्योंकि शुक्र और राहु और बुध, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ना दोस्तों, ये आपको गफलत में डाल सकता है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि आप एज्यूम कर लें, इल्यूजन के थ्रू राहु महाराज आपका राह भटका सकते हैं। आपको जिस रास्ते नहीं जाना है उस रास्ते पे आपको ले जा सकते हैं। थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि राहु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन, वो भी बुद्धि के साथ में, बुद्ध जो है कहाँ है, बुद्धि के तो देवता हैं, तो बुद्धि के साथ में जब राहु शुक्र बैठ जाएं तो समझिए कि फिर आपकी बुद्धि जो है भ्रमित हो सकती है, चकरघन्नी कर सकते हैं ये आपको, और आपसे गलत डिसीजन करवा सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए उपाय क्या है इसके। देखिए, पहला उपाय ये है कि सूर्य को जल देना शुरू करें। निश्चित तौर पर
नियमित तौर पर सूर्य को जल दीजिए। ठीक है, ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका एक उपाय। शनि को शांत करने के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का नियमित तौर पर जाप करना शुरू करें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो वैसे भी आपकी ढैया तो खत्म हो गई, क्योंकि शनि अस्त हो गए और आपको 1 माह पहले ही उस चीज का लाभ मिल गया। ठीक है, ये जो शनि का गोचर होगा, ये गोचर अब आपके 9th हाउस में होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, शनि की तीसरी दृष्टि हमेशा खराब होती है। जहां भी शनि की तीसरी, देखिए काल पुरुष की पत्रिका यदि हम लेकर चलें तो काल पुरुष की पत्रिका के हिसाब से शनि कर्मों का स्वामी होता है और साथ ही लाभ भाव का भी स्वामी होता है। अब ये शनि महाराज आपके इन 12 खानों में कहीं भी बैठे हो सकते हैं। मैं आज आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताने जा रहा हूं और इसे भविष्य में याद रखिएगा। ये तो एक ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट को छोड़ दीजिए, ये ट्रांजिट का मैंने आपको बता दिया कि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि खराब होती है, लाभ भाव के ऊपर आपकी दृष्टि पड़ेगी, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपके नेटल चार्ट में शनि जहां बैठा हुआ है वहां से 10वां घर गिन लीजिए। जिस भी भाव में शनि बैठा हुआ है उस भाव को जोड़ते हुए 10 तक काउंट कर लीजिए। यदि आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ भी गलत कार्य करेंगे, आपका वो भाव 100% इंपैक्टेड हो जाएगा। बहुत से आप लोगों ने सुना होगा, लोग बाग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स के साथ ठीक नहीं होता। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो बनता है ना, वो सैटर्न एंड केतु का बनता है। यदि वो एस्ट्रोलॉजर अपने एस्ट्रोलॉजी के साथ न्याय नहीं करता, यदि वो उसे पूरी तरीके से प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लेता है, जिस भी भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी उस क्षेत्र से उसे जीवन पर्यंत पीड़ा भोगनी पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजी हमेशा याद रखें कि जब भी आप शनि और केतु से संबंधित कोई कार्य करते हैं, निसंदेह तौर पर आपको अपने कार्य में ईमानदारी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, उससे ज्यादा खराब हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा कि आपके कर्क लग्न की, कर्क राशि की पत्रिका में शनि महाराज जहां भी बैठे हों, आप जो भी काम करते हो, उसके 10वें भाव में जो भी राशि आ रही हो, उससे संबंधित चीजों के प्रति हमेशा ईमानदारी बरतें, उस भाव के प्रति ईमानदारी बरतें। शनि आपको सदैव सुखद फल देंगे, अन्यथा दुष्प्रभाव झेलने के लिए आपको तैयार रहना होगा। यह विश्लेषण कैसा लगा दोस्तों? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।